Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Children, in our previous video, we studied about the King of France, Louis XVI. He was given throne in 1774. He married Marie Antoinette. Children, जब वो राजा बने तब फ्रांस की कंडीशन हमने देखा बहुत बुरी थी. Financially, France was in debt. Then we studied कि राजा ने वहां डिसीजन ले लिया था कि जो इतनी ज्यादा खर्चे हैं उनके, फ्रांस जो फाइनेंशियल डेट में है, उस फाइनेंशियल डेट को पूरा करने के लिए हम लोगों पे टैक्स लगाएंगे. जिसके लिए हमने पहले पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी. फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. First estate people were clergy and priest. Second estate people were nobility group. Third estate people were common people like peasants, merchants, farmers, artisans, etc. Children, फ्रांस में कई सारी प्लेसेस ऐसी थी जहां पे सिचुएशन बहुत ही बुरी थी. People were struggling to survive. वहां पर subsistence crisis था. For the definition of subsistence crisis, see my previous video. I have explained in that video. Children, हमने फ्रांस में देखा कि फ्रांस ऑलरेडी इतने डेट में था, ऊपर से वहां पे जो लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइवल के लिए. दे वर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल. ना उनके पास ना पैसा नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वेजेस को फिक्स कर दिया गया था. पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सारी चीजों के प्राइस बढ़ रहे थे. सो ऑब्वियसली क्या सिचुएशन आनी थी? सब्सिस्टेंस क्राइसिस की. नाउ चिल्ड्रन, फ्रांस में वहीं पर उसी टाइम कुछ लोग ऊपर उठकर आए. वो लोग आपके मिडिल क्लास पीपल कहलाए जाते थे. In simple words, we can say that class is known as the growing middle class. These were those people who were educated, जिनके पास थोड़ा पैसा भी था और वो educated भी थे. उनमें से कुछ philosophers भी निकल कर आए. वो philosophers के बारे में हमने पढ़ा. First was John Locke, second Rousseau, third Montesquieu. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि इन तीनों ने कौन सी बुक लिखी और उन बुक में क्या कहा, कैसे थर्ड एस्टेट के लोगों को इन लोगों ने सपोर्ट किया. और हमने देखा कि इनके आइडियाज बिल्कुल ऐसे स्प्रेड हो रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे, लोग इनको पसंद करने लगे थे. द रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट थर्ड एस्टेट पीपल. सो नाउ चिल्ड्रन, हमने देखा कि राजा ने डिसाइड किया था कि फाइनेंशियल डेट को पूरा करने के लिए वो टैक्सेस इंक्रीज करने वाले हैं. तो लेट्स स्टडी अबाउट इट कि लुइस 16 ने ये किया कैसे. सो चिल्ड्रन, फ्रांस का एक ओल्ड रूल हुआ करता था, ओल्ड रिजीम हुआ करता था कि मोनार्क के पास ये पावर नहीं है कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सके. वो अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते थे. अगर मोनार्क को कोई डिसीजन लेना होता था तो ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल. एस्टेट मींस फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. उन तीनों एस्टेट्स की इनको मीटिंग बुलानी पड़ती थी. उस मीटिंग में प्रपोजल रखा जाता था और अगर वो पास होता था देन इट वाज इम्प्लीमेंटेड. नाउ एस्टेट जनरल, अगर एस्टेट जनरल उस प्रपोजल को पास कर देती है तो आपके सारे लोगों के टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो किंग ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ऑन 5 मई 1789 और उस मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए. इस मीटिंग को बोला जाता है एस्टेट जनरल मीटिंग, वेयर द पीपल ऑफ ऑल 3 एस्टेट्स कम फॉर डिस्कसिंग ऑन एनी काइंड ऑफ इशू. चिल्ड्रन, यहां पर एक रूल था, इस असेंबली का एक रूल था कि फ्रांस में 1 एस्टेट 1 वोट चलता था.
लेकिन यहाँ थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब हमको चाहिए 1 मेंबर 1 वोट। बस ये सुनते ही किंग को गुस्सा आ गया और किंग सेड योर प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। वक्त थर्ड एस्टेट के लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हम यहां से जा रहे हैं, ये मीटिंग हमको नहीं अटेंड करना है। एंड दे वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड? जैसे ही वो बाहर आए, उन लोगों ने डिसाइड किया दैट दे विल मीट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस इन इंडोर टेनिस कोर्ट। Finally, on 20th June 1789, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, they assembled in the hall of indoor tennis court. ये सब लोग आपके इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस। वर्सलेस पे ग्राउंड था, वहां पे एक हॉल था, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पर ये सारे असेंबल हुए एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि हम राजा की नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया, हमने अपना प्रपोजल भी रखा, राजा ने रिजेक्ट कर दिया, अब हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे। And they also promised to themselves not to disperse till they draft the constitution. उन्होंने ये भी प्रॉमिस लिया कि वो लोग वहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते। चिल्ड्रन, वो क्या चाहते थे? What they wanted? मैंने पहले भी बोला, वो चाहते थे कि अब मोनार्क ना रहे, मोनार्क के पास जितने पावर है उनको कम किया जाए। अब नेशनल असेंबली रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मोनार्क जाएगा। कोई भी मीटिंग विदाउट लीडर तो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली ये जो असेंबली यहाँ पर गैदर हुई थी, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, उन लोगों के भी लीडर थे एंड they were Mirabeau and Abesius. Now children, it's very easy to learn these two names. बी इन मेराबेउ आप लोग मीराबाई से याद रख सकते हैं एंड अबे से यस हम अपने फ्रेंड्स को अक्सर कहते हैं, अबे से यस, अबे हाँ बोल, तो उसको अगर हम देखें तो अबे से यस से याद कर सकते हैं। सो दीज आर टू ट्रिक्स टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज टू people who led the assembly in the hall of indoor tennis court. अब चिल्ड्रन, ये दोनों कौन थे? इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ये दोनों लोग ही आपके फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट से थे। अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे कैसे हो गया कि ये थर्ड एस्टेट के लोगों को सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग आए? हाउ इज इट पॉसिबल? सो चिल्ड्रन, कोई भी ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां भी डिफरेंट है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी अलग होते हैं। कई लोग काइंड हार्टेड होते हैं, उन्हें लोगों के लिए लड़ना अच्छा लगता है, उन्हें लोगों के राइट्स के लिए लड़ना अच्छा लगता है, तो उनमें से हमारे मेराबेउ और अबेसियस थे। मेराबेउ आपके ऑर्डिनरी पीपल की हेल्प करते थे, ये खुद रॉयल फैमिली से थे, फर्स्ट एस्टेट से थे, he was clergy, he was from clergy group, और ये आर्टिकल्स लिखते थे थर्ड एस्टेट के ऊपर। नाउ चिल्ड्रन, इन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा, बहुत फेमस हुआ, एंड द टाइटल ऑफ दैट पैम्फलेट वाज व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। चिल्ड्रन, मेराबेउ जो थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे, उनको लगता था कि थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं उनको भी सारे राइट्स दिए जाने चाहिए, वो क्यों डिप्राइव्ड रहे सारी चीजों से। नाउ चिल्ड्रन, अबेसियस, हु वाज अबेसियस? ये रॉयल फैमिली से थे, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था, एंड ही वाज फ्रॉम सेकेंड एस्टेट, और ये थर्ड एस्टेट के लोगों की बहुत हेल्प करते थे, और जब भी स्पीच देते थे, इतनी अच्छी स्पीच देते थे ये
कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। जब भी ये बोलते थे थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए ही बोलते थे, तभी तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने इनको यहाँ पर लीडर बनाया है, वरना कैसे बना देते, राइट? क्योंकि फर्स्ट एस्टेट के लोगों को तो सारे राइट्स मिलते हैं, सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं, तो इनको भी मिलते होंगे। लेकिन मैंने बोला ना, सारे ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट होते हैं, तो उनमें से कुछ ये दोनों भी थे। इन दोनों ने थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए लड़ा, उनके लिए लिखा, उनके लिए बोला, दो दे बोथ वर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। Moreover, Abesius wrote impressive journals also. बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे इन्होंने, न्यूज़पेपर में लिखा, मैगजीन्स में लिखा, रिपोर्ट्स में लिखा, थर्ड एस्टेट। So children, we have studied that on 20th जून थर्ड एस्टेट के लोग इंडोर टेनिस कोर्ट पहुंचे वर्सेलिस के ग्राउंड में। वहां उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्होंने वहां ये प्रॉमिस लिया कि वो तब तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर देते। वो क्या चाहते थे कि किंग का जो पावर है वो कम हो जाए, या किंग का जो पावर है वो चला जाए, हट जाए, खत्म हो जाए। And children, this assembly was led by Mirabeau and Abesius. They both were from the first and second estate, yet they both were helping the people of third estate. They both were from royal family. They both wrote the journals. They both wrote the articles on third estate people. Now let's move on to our next topic, that is condition of rest of the France. कि ये तो हमारी कंडीशन थी फ्रांस की जो वहां चल रही थी। अब फ्रांस के जो आउटर एरिया थे, आउटर पार्ट थे, या जो कंट्री साइड थी, वहां क्या कंडीशन। चिल्ड्रन, हमने देखा ये सारी सिचुएशन ना फ्रांस में चल रही थी, सारी सिटी के अंदर चल रही थी। अब हमको पढ़ना है कि फ्रांस के बाहर क्या चल रहा था। बाहर मतलब कंट्री साइड। अब हमको पढ़ना है कंट्री साइड में क्या चल रहा था फ्रांस के, क्या हालात थे वहां। और इन सिंपल वर्ड्स, कंट्री साइड मींस एरियाज ऑफ विलेजेस। हम अब विलेज की बात करेंगे। विलेजेस में क्या चल रहा था। कंट्री साइड मींस गांव। अभी वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से उनकी हार्वेस्ट जो है वो खराब हो गई थी, स्पॉइल हो गई थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, कंट्री साइड में प्राइजेस बढ़ गए, ब्रेड की प्राइजेस बढ़ गए। ब्रेड, in previous video we talked about bread, that it is the staple food of France. तो ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गए। बेकर्स इस चीज का फायदा उठाने लगे। बेकर्स ने और ज्यादा उनकी कंडीशन खराब कर दी, ब्रेड को होर्ड करके। ब्रेड को वो होर्ड करने लगे। होर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होर्डिंग? होर्डिंग मीन्स किसी भी कमोडिटी को छुपा के रख लेना इन स्टॉक और उसको तब सेल करना जब उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो चिल्ड्रन, अब क्या था, बेकर्स ने भी सिचुएशन वर्स कर दी थी। अब बेकर्स भी नहीं किसी की सुन रहे थे। उनको लगा कि ये अच्छा मौका है पैसा कमाने का। मोर ओवर, अब लोगों की हालत जो थी वो खराब हो रही थी, क्योंकि लंबे आवर्स के लिए घंटों पीपल जो थे, स्पेशली विमेन जो थी, क्योंकि मेन तो काम पे चले जाते थे, विमेन को घर का सब खाने वाने का अरेंज करना होता था, तो ये पीपल थे वो बहुत लंबे समय तक लॉन्ग क्यू में बेकरी शॉप्स पर खड़े रहते थे ब्रेड्स को परचेज करने के लिए। अभी गुस्से में तो थी जनता, लोग बहुत गुस्से में थे, और क्राउड जो वहां लॉन्ग क्यू में खड़ा हुआ था उनको गुस्सा आ गया, एंड दे अटैक्ड द ब्रेड शॉप, और उन्होंने ब्रेड शॉप पे अटैक कर दिया। स्टॉर्म मींस अटैक। नाउ जब ये सब कुछ चल रहा था, भगदड़ हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, लड़ाइयां हो रही थी, किंग ने ट्रूप्स को बोला, सोल्जर्स को बोला कि जाओ देख कर आओ पेरिस में क्या चल रहा है। अब ट्रूप्स जा ही रहा था देखने के लिए, इतने में किसी ने ये रूमर स्प्रेड कर दी कि किंग ने ट्रूप्स को आपकी जो क्रॉप्स है, जो पकी हुई फसल है फील्ड में,
उसको खराब करने के लिए भेजा है। अब लोगों को और गुस्सा आ गया। ऑलरेडी वो गुस्से में खड़े थे कि उनको इतने लंबी लाइन में खड़ा होना होता है ब्रेड खरीदने के लिए। ऊपर से अब राजा जो है, किंग जो है, वो ट्रूप्स को भेज रहे हैं, सोल्जर्स को भेज रहे हैं, क्रॉप्स को स्पॉइल कर दो। जबकि क्या था, किंग ने सिर्फ इतना बोला था कि जाओ पेरिस में ये सिचुएशन जो चल रही है, लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, उस सिचुएशन को जाके कंट्रोल करें। जबकि किंग ने तो ट्रूप्स को इसलिए भेजा था कि जाकर वो पेरिस में जो सिचुएशन खराब हो रही थी उसको कंट्रोल कर ले। बट र्यूमर तो र्यूमर है, फैल गई र्यूमर, लोगों को गुस्सा आया और लोग गुस्से में पहुंचे अटैक करने। और उन्होंने कहा किया अटैक, सीधा जाके बेस्टील पे कर दिया अटैक। आप सोच रहे होंगे आप लोग लर्नर्स कि ये बेस्टील क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्टील। नाउ व्हाट इज बेस्टील? बेस्टील एक किंग का सिंबल है, डेस्पोटिक सिंबल है किंग का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोटिक? डेस्पोटिक मीन्स ऑटोक्रेटिक। ये एक सिंबल है किंग का जो ये बताता है कि वहां मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक रूल है। और ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। नाउ चिल्ड्रन, ये ऐसा क्यों किया था लोगों ने? क्योंकि वो गुस्से में भी थे, ऊपर से र्यूमर भी फैल गई थी कि जो किंग है वो सारी क्रॉप्स को स्पॉइल करने के लिए ट्रूप्स को भेज रहे हैं। नाउ बेस्टील एक जेल है, फ्रांस का है, जहां पे क्रिमिनल्स को रखा जाता था। नाउ चिल्ड्रन, हु वर क्रिमिनल्स ओवर हियर? क्रिमिनल कोई वो क्रिमिनल्स नहीं थे जो मर्डर कर देते थे या जो चोरी करते थे या रॉबरी करते थे। यहाँ वो क्रिमिनल्स थे जो राजा के खिलाफ आवाज उठाते थे। Those people who raised their voice against monarch. They were criminals, and whenever they raised their voice, whenever people raised their voice, they were sent to the jail, which is known as Bastille, and given the title of criminal. Now children, लोगों ने अटैक किया, वो तो था ही, वो एक सिनेरियो था अटैक करने वाला। मोर ओवर उन्होंने वहां से सारा ग्रेन्स जो थे वो लूट लिया। ग्रेन, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, लोगों के पास खाने को नहीं था, प्राइसेस बढ़ रहे थे हर चीज के लिए, तो उन्होंने वहां से सारा ग्रेन लूट लिया, सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, what kind of documents and records? Those documents, those records जो सबके manorial dues और feudal system से related थे। Manorial means money, कि सबकी कितनी उधारी है, किसको कितना देना है राजा को, कौन कितना टैक्स पे करने के लिए रह गया है, तो ये सारा रिकॉर्ड था उसमें। And feudal system, we have already discussed in our previous video about feudal system. It is like a zamindari system. तो ये आपके सारे रिकॉर्ड इन्होंने वहां से डिस्ट्रॉय कर दिए। अब किसी का कोई रिकॉर्ड वहां नहीं बचा था कि किसका कितना टैक्स रह गया है पे करने के लिए, किसकी कौन सी उधारी रह गई है किंग को देने के लिए। ना, नथिंग रिमेन्ड। चिल्ड्रन, इवन लोगों ने वो सारी लैंड को कॉन्फिस्केटेड कर लिया जो चर्च की थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड? जब्त कर लिया, सारे वो लैंड को अपने अंडर में ले लिया जो चर्च की होती थी। और चर्च क्या करते थे? लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। कौन से टैक्सेस कलेक्ट करते थे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट वाज टाइट्स। टाइट्स लेते थे, ये 1/10 प्रोड्यूस लेते थे फार्मर्स से, पेजेंट से। तो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, इनकी लैंड भी ना जब्त कर लो। बहुत ले लिया इन लोगों ने हमसे। फाइनली जितने वर्कर्स थे, मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, फार्मर्स थे, कॉमन पीपल थे, जो इन लोगों से परेशान थे, उन सब ने अपनी वॉइस उठाई और लड़ने के लिए आगे आ गए।
They came forward to fight. At last, अब किंग क्या था? किंग तो डर गए थे. किंग इसलिए डर गए थे कि लोगों के अंदर इतनी ब्रेवरी आई कहां से कि उन्होंने सीधा वहां अटैक किया है जो कि एक सिंबल है डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का. दैट वाज बेस्टील. तो लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? उन्होंने अटैक किया सो अलग, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, सारे रिकॉर्ड जला दिए, जितना भी मैनोरियल ड्यूज का आपका रिकॉर्ड था, आपके फ्यूडल सिस्टम का रिकॉर्ड था, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. मोर ओवर वहां से सारे आर्म्स, वेपन्स, सब कुछ लूट लिया. तो ये सब देख के अब क्या होना था? किंग डर गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ये ब्रेवरी मेरे पे भारी पड़ जाए और ये मेरे को आके मारे. उससे पहले मैं एक काम करता हूं, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता हूं, नेशनल असेंबली के लिए परमिशन दे देता हूं. और उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपनी नेशनल असेंबली बना दीजिए. ना चिल्ड्रन, उन्होंने कुछ और भी राइट्स दिए, उनको कुछ और राइट्स भी देने पड़े. एंड दोज ऑल राइट्स वर गिवन थ्रू ऑगस्ट डिक्री 1789. Now what is this August decree and what were the rights which were given by the king to the people? So now let's talk about what is August decree. Children, by the name it is clear, August. इन्होंने इसका नाम अगस्त क्यों रखा? Because the Bastille was attacked in the month of July and after July what comes August. और इन्होंने ये सारे राइट्स अगस्त में डिक्लेयर किए थे, मतलब इन्होंने ये सारे फैसले लिए थे in 1789. Now what were those rights? पहला तो उन्होंने बोला कि आपका फ्यूडल सिस्टम को हम क्या करते हैं? अबॉलिश करते हैं. ये तो खुशखबरी थी लोगों के लिए. अब कोई जमींदारी सिस्टम नहीं रहेगा, किसी लैंडलॉर्ड के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, सारे टैक्सेस को अबॉलिश करते हैं. वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस. एंड मोर ओवर सारे प्रिविलेजेस को वापस ले लिया गया दैट वर गिवन टू क्लर्जी. जितने भी क्लर्जी लोगों को प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, all were taken away. Now next, tithes were abolished. What is tithes? Tithes are a kind of tax which were paid to the people of church. कितना दिया जाता था? 1/10 of the agricultural produce. Don't forget it because recently I repeated it. Now, लैंड्स जितनी भी थी चर्च के पास सबको वापस ले ली गई, जब्त कर ली गई सारी लैंड, जो कि किस लिए यूज की गई? उन पैसों से फिर जो लैंड्स को कॉन्फिस्केटेड किया गया, उनको सेल किया गया, उस पैसे से फ्रांस का जो लोन था, फ्रांस जो इतने डेट में था, वो सारे लोन्स को रीपे कर दिया गया. All debts were cleared because third estate people snatched all the black money from rich people. जितना बड़े बड़े लोगों के पास पैसा था, रिच पीपल के पास पैसा था, वो सारा पैसा छीन लिया गया. थर्ड एस्टेट के लोगों ने वो सारा छीन लिया और फाइनली क्या किया? वो ब्लैक मनी को यूज किया गया फ्रांस के सारे लोन्स को रीपे करने के लिए. So children, these were some of the rights, these were some of the decisions which were taken by the Louis XVI through the August Decree 1789. Now what was there? लुइस 16 ने बोल दिया कि आप नेशनल असेंबली बना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लीजिए. मोर ओवर ये सारी चीजें हटी गई थी. तो अब फ्रांस क्या हो गया था? फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की.
Now, what is constitutional monarchy? It is a situation where king is there and constitution also prevails. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उसके साथ साथ मोनार्क भी है. इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ व्हाट वाज नेक्स्ट? नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया इन 1791 और इनका मेन मोटिव क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या बताता है कि उसमें सारे लॉज होते हैं जो सारे रिलीजन के लिए, सारे लोगों के लिए, सबके लिए एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म लॉज होते हैं. इट मींस यहाँ पर भी लॉज थे, यहाँ पे भी राइट्स दिए गए थे. तो ऑफ कोर्स क्या हो गया था? मोनार्क का जो पावर था वो कम हो गया था. अब मोनार्क, अब किसकी चलनी थी वहां? कॉन्स्टिट्यूशन. Whatever was drafted in the constitution, people had to follow that. लेकिन ये बात हमारे राजा को कहीं ना कहीं खटक रही थी. He was not happy. He took all the decision because he was scared. वो डरे हुए थे कि लोगों ने बेस्टियल पे अटैक कर दिया, लोग रेवोल्यूशन पे आ गए, लोग गुस्से में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार दे. नाउ चिल्ड्रन, अब क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट हो गया इन 1791. किस लिए हुआ? मोनार्क का पावर कम करने के लिए हुआ और पावर को भी सेपरेट कर दिया गया. हाउ? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट that Montesquieu wrote a book, and in his book he mentioned that power must be divided between three: legislature, executive, judiciary. तो मॉन्टेस्क्यू के ही फिलॉसफी पर पावर को सेपरेट किया गया between legislature, executive and judiciary. Now what was there? Everything was fair, everything was going right. But जो लुइस 16 थे वो नाखुश थे. यहाँ तो सभी के लिए खुशखबरी थी, फ्रांस के लोग बड़े खुश हो गए थे, लेकिन हमारे किंग नाखुश थे. ऑफ कोर्स किसी का पार आप छीन लोगे तो उसको कैसा लगेगा? किंग का पार छीन लिया गया था. He was unhappy. Now children, one more fact. ये जो मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी है, it was first implemented in United States of America. United States of America was the first one to implement his philosophy. It divided the power between the three: legislature, executive, judiciary. Now let's move on to the next topic कि मैम आपने बताया कि यहाँ नेशनल असेंबली बना ली गई, तो ये नेशनल असेंबली किन लोगों ने बनाई? कौन से लोग थे जिन्होंने ये नेशनल असेंबली बनाई? So let's talk about it. What is नेशनल असेंबली? चिल्ड्रन, हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली बनाई गई, वो उन्होंने पीपल जो थर्ड एस्टेट के थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. तो एक्चुअल में ये नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट हुई थी? किन लोगों ने इन्हें इलेक्ट किया था? As we know that National Assembly got the power to make laws. Obviously, अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो लॉज बनाने की पावर तो मिलेगी ना, और ये पावर देने वाले कौन थे? लुइस 16. नाउ इलेक्शंस जब हुए नेशनल असेंबली बनाने के लिए, तो ये इलेक्शंस में कौन लोग थे जिन्होंने वोटिंग की? They were active citizens. Children, before understanding active citizen procedure, let's talk about two types of citizens: active citizens, passive citizens. ये दो तरीके के सिटीजन्स थे जिसमें आपके पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन किया गया था. Now who were active citizens?
those people, those men who were above 25 years, ऐसे मेल जो आपके 25 years above थे, that too propertied men, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो लोग जिनकी कैपेसिटी 3 दिन जो उनकी वेजेस होती थी उसको एज अ टैक्स पे करने की होती थी. Those people were known as active citizens. And children, these people only had right to vote. So, who were active citizens? Men above 25 years of age who paid taxes equal to 3 days of a labor's wages, and last they had right to vote. इन्हीं लोगों को राइट टू वोट होते थे. नाउ पैसिव सिटीजन्स, हु वर पैसिव सिटीजन्स, इनके अलावा जितने भी मेन और विमेन बचते थे वो कहलाए जाते थे पैसिव सिटीजन्स. ऑफ कोर्स अब इनके अलावा भी तो मेल बचेंगे ना. ये तो वो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी और 25 इयर्स ऑफ एज अबव थे. यहाँ पर इनके अलावा जितने मेन बचते हैं वो प्लस विमेन, क्योंकि विमेन की तो कहीं बात हुई नहीं थी, और जो ये पैसिव सिटीजन्स थे इनको कोई भी राइट टू वोट नहीं था. चिल्ड्रन, थ्रू दिस क्लासिफिकेशन इट इज क्लियर दैट only active citizens had right to vote. It means these active citizens elected 50,000 electors. ये जो 50,000 electors elect करते थे उनको कहते थे active citizens. And children, these electors, these 50,000 people, they used to select the members of National Assembly, and they were 745 members. Once again, I'll repeat it. Active citizens were those citizens who had right to vote, and ये citizens ही आपके electors elect करते थे. How many electors? 50,000 electors. And children, these 50,000 electors used to elect members of the National Assembly. How many members? 745. So it is clear from this explanation that these 745 members of National Assembly had power to make laws, and these members drafted the constitution. So children, ये explanation से इतना तो clear हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पर मोनार्क भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है. अब कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन. एंड हु वर एक्टिव सिटीजन? मेन who were above 25 years, that too propertied men. Secondly, ऐसे लोग जो अपनी 3 दिन की वेजेस एज अ टैक्सेस दे सकते थे. इसका मतलब ये भी पैसे वाले थे, ये भी पैसे वाले थे, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये आपके मोनार्क के लोग थे. वाई? क्योंकि ये पैसे वाले थे, और यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स किनको कहा गया है? जो पैसे वाले हैं. और वही क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो मोनार्क के फेवर में भी है. मोनार्क उनके फेवर में रहेगा, राइट? और वो लोग भी मोनार्क के लिए ही सोचेंगे और मोनार्क के लिए ही काम करेंगे. तो चिल्ड्रन, अब ये क्या पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए गए हैं वो सारे इंप्लीमेंट हो सकते थे? नो. व्हाई? बिकॉज देयर वाज
monarch. And these active citizens were the members who were indirectly related to monarch. तो कुल मिला के बात तो वहीं आ गई है ना कि मेंबर तो थे मोनार्क के ही ना, तो ये तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो हुए ही नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ मोनार्क के ही लोग थे एक्टिव सिटीजन, और एक्टिव सिटीजन क्या कर रहे थे? नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहे थे. तो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल असेंबली कि नेशनल असेंबली कैसे बनती थी. अभी भी यहाँ पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस मोनार्क का है. So children, this is all about today's video. In our next video, we will study कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और उसका जो फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या राइट्स को दिए गए थे, ऐसे कौन से राइट्स थे which were given to the people. We will discuss in our next video. And children, hopefully you must have liked, shared and subscribed my previous video, and please help to those who are in 9th and 10th standard. And children, do not forget to like, subscribe and share my channel this time also. Bye. Take care, learners. We'll see soon again.